Hello friends, my name is Shashank Chaudhary. I secured rank 130 this year and this was my first attempt and uh, my optional subject was mathematics. So today I will share my experience with you and try to talk about some things which I think is important for any beginner or anyone who is preparing for this examination. And these are some topics which I mostly face from the aspirants. So सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट. सो जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो व्हेन इट इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई टू मेक इट योर लास्ट अटेम्प्ट. मतलब डोंट हैव अ मेंटालिटी कि जो डोंट टेक इट एज अ 5 year प्लान कि पहले मैं प्रीलिम्स निकालूंगा फिर आई हैव कि एनालिसिस कि क्या गलत हुआ देन आई गो फॉर मेंस देन मेंस में फिर निकालेंगे. सो ऐसा नहीं है. इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट आप सब कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं और जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो इंटरेस्टिंग है और बहुत आपको मज़ा आएगा उसे पढ़ने में. एंड मेक श्योर दैट यू गेट थ्रू दिस इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, चाहे आपको कितना हार्डवर्क पुट इन करना पड़े, इट डज़ नॉट मैटर. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेल एंड जो भी इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच बुक्स यू हैव टू रीड या आपको कितने न्यूज़पेपर पढ़ने पड़े या कितनी मैगजीन्स पढ़नी पड़े तो वो आप पढ़िए. उसको आप ऐसे मत देखिए कि मतलब ये कहीं ज़्यादा तो मैं नहीं कर रहा या आई डू दिस इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट अगर इस बार नहीं होता. तो पहले ही अटैम्प्ट में आप पूरा अपना जो है 100% आप अपना एफर्ट इसमें डालिए तो आपको रिजल्ट जो है यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन प्रोसेस. सबसे पहले इनिशियली कैसे स्टार्ट करें. तो इसमें आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से. सो डू नॉट ट्राई टू कि कोई मेरे को नई बुक मिल जाए या कुछ. स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज और वो बिल्कुल इट इज़ द राइट प्लेस टू स्टार्ट फ्रॉम. क्योंकि एक बार जब आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा. मैं ये नहीं कहता कि आप एनसीईआरटी पढ़िए और बार बार सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़िए. एक बार एनसीईआरटी पढ़िए. मेक योर टारगेट्स कि भाई मुझे ज्योग्राफी 15 दिन में आई विल कंप्लीट फ्रॉम 6 to 12. तो वो बहुत छोटी होती तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट इन एक सब्जेक्ट आप आई थिंक 20 से 25 दिन में यू विल बी कंप्लीटिंग वन सब्जेक्ट. उसका ये फ़ायदा रहेगा कि व्हेन यू हैव द बेसिक नॉलेज यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द एडवांस बुक्स. प्रॉब्लम ये है कि जब आप अगर इनिशियली आप एडवांस बुक उठा लेंगे तो वो आपको एक तो ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल है एंड यू विल ग्रेजुअली लूज इंटरेस्ट इन दैट एंड तो वो फिर आपका वो एक वीकनेस पॉइंट हो जाएगा. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज. तो उसमें एनसीईआरटी आप शुरू करें. उसके बाद न्यूज़पेपर इज़ समथिंग जो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत मतलब अनयूज़फुल सा है शुरू में कि ये क्या खबर है, ये तो मतलब रिलेट ही नहीं हो रहा है. तो वो ऐसा नहीं है. न्यूज़पेपर को आप चाहे उसमें कितना भी इररेलेवेंट लगे आपको शुरू में तो उसको आप हैबिट डालिए कि आप उसको रोज़ पढ़ें. बिना न्यूज़पेपर पढ़ के लोग निकालते हैं लेकिन वो उनको प्रायर नॉलेज भी बहुत होता है. अगर आप इनिशियली बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मैंने किया था तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द न्यूज़पेपर. एंड उसके साथ फॉलो वन मैगजीन. किसी भी कोचिंग से ले सकते हैं आप, जीएस कोर्स से ले सकते हैं और भी देयर आर एम्पल सोर्सेज फॉर दैट. जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उससे आपका एक जो आप रोज़ पढ़ रहे हैं उससे आपका एक बेस तैयार होगा और जब आप वो मैगजीन से रिवाइज करेंगे तो आपको याद आएगा अच्छा ये टॉपिक मैंने पढ़ा था. फॉर एग्जांपल जैसे एनपीए के इश्यूज़ हैं तो एनपीए पे एडिटोरियल्स में बहुत कुछ आता है रोज़. तो आप अलग अलग व्यूज़ पढ़ेंगे. कोई बोलेगा कि भाई एनपीए इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर. कोई लोग बोलेंगे कि नहीं गवर्नमेंट की कुछ जो रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से एनपीए आ गया. तो जब आप ये सब व्यू पॉइंट्स न्यूज़पेपर से गैदर करेंगे और जब आप ये मंथली मैगजीन में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे एंगल्स आ जाएंगे सेम टॉपिक पे और वो रिवीजन हो रहा है आपका. समझ रहे हैं आप. रोज़ जब आप एक ही टॉपिक पे कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो वो आपका रिवीजन भी हो रहा है तो आपको याद भी रहेगा.
अगर आप सिर्फ मैगजीन पढ़ेंगे 1 महीने में एक बार, तो वो तो बस बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा और वो आप यू विल ग्रेजुअली लूज इट। 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे उसे। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टडी आवर्स। तो दिस इज़ समथिंग जो एस्पिरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि क्या 16 घंटे पढ़ना ज़रूरी है या इट्स 15+ आवर्स पढ़ना ज़रूरी है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच आवर्स यू पुट इन, इट इज़ जस्ट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं उस पर आप अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल रहे हैं और बहुत प्रोडक्टिवली उसको यूज़ कर रहे हैं। चाहे आप इनिशियली, फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टार्ट टुडे, अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो इट डज़ नॉट मैटर, बहुत अच्छी बात है। आप 3 घंटे निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 घंटे आप उसको फिर वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ एंड पूरा उसको एफर्ट के साथ पढ़ें। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि ट्राई टू सी द एवरेज, कि आप एक हफ्ते में कितना एवरेज पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, तो इन द फर्स्ट वीक इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स, मेक श्योर दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स ऑन एन एवरेज। तो जब आप ऐसे ग्रेजुअली जाएंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ और 2 मंथ जब आप इस प्रोसेस में हैं तो आप आराम से 10+ आवर्स एक दिन में निकाल पा रहे हैं। और उसमें आपको फिर न्यूज़पेपर की भी हैबिट आ जाएगी, फिर आपको रीडिंग की भी हैबिट आ जाएगी, फिर अगर आप नोट मेकिंग भी शुरू कर रहे हैं तो वो भी आपको धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। तो सिंपल एक जिसको बोलते हैं एक सिंपल मंत्रा है कि प्रैक्टिस समथिंग जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए। तो आप, अगर आपको मुश्किल लगता है एडिटोरियल समझ में आना, तो बस उसे पढ़ते रहिए। तो आप देखेंगे कि आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ वो आपको समझ में आने लगेगा, तो आपकी हैबिट बन जाएगी वो। तो उस चीज़ को आप करते रहिए। नोट मेकिंग में भी यही है, आंसर राइटिंग में भी यही है। तो आप उसको ये मत ढूंढिए कि कुछ ऐसा टेक्निक आपको मिल जाएगी कि आप उसको जान लेंगे तो एकदम से आप बहुत अच्छा आंसर लिख देंगे। वो आपको, जब आप खुद लिखेंगे, 1 दिन गलत लिखेंगे, 2 दिन गलत लिखेंगे, आप इनफैक्ट 1 महीने तक आपको समझ में नहीं आएगा कैसे लिखना है। बट a day will come when you'll see that when you compare your answers with others, you will see that नहीं, मेरा आंसर is better than others। तो उस दिन आपको समझ में आएगा ठीक है, अच्छा ऐसे करना है। तो स्टडी आवर्स के लिए मेक श्योर दैट यू ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। नॉट चाहे अगर आप एवरी डे भी नहीं कर सकते तो वीकली पे आप, जो एवरेज मैंने बताया कि आप वीकली इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है कि प्रीलिम्स स्टार्ट करें या प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? तो इसका आंसर मैं दूंगा कि सिंस जब मैंने आई स्टार्टेड दिस सेशन, आई टोल्ड यू दैट कि मेक श्योर दैट योर फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट थ्रू प्रीलिम्स, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट थ्रू मेंस, एंड मैं इंटरव्यू भी करूँगा इसी बार। तो जब ये मेंटेलिटी आपके पास है एंड देन यू स्टडी एनीथिंग, तो वो आप उसको 3 फेजेस में अपने आप आपको दिखेगा वो कि अच्छा प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जांपल, लेट्स से कावेरी डिस्प्यूट। तो जो कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है अभी साउथ में 2 स्टेट्स के बीच में, तो जब आप इस पर कोई न्यूज़ आइटम पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कावेरी का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, उस पर कौन से डैम्स हैं। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए समझ में आ गया। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, ये शुरू कहाँ से हुआ था, कि भाई स्टार्टेड प्री इंडिपेंडेंस से कुछ एक एग्रीमेंट था, वो फिर उसकी वजह से ऑल डिस्प्यूट स्टार्टेड और फिर और अब क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो मानसून के जो इरेटिकनेस है वो बढ़ गया है, मानसून कम है, रेनफॉल कम है। तो जब वाटर स्कैरसिटी है तो जितना अवेलेबल वाटर है तो उस पर तो ऑब्वियसली 2 स्टेट्स दे विल फाइट ओवर इट। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको इतना समझ में आ गया कि मेंस और प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंटरव्यू के लिए आप उसमें अपना एक स्टैंड समझिए कि आपका क्या स्टैंड है, कि क्या आप सपोर्ट करते हैं कि 2 स्टेट्स को ऐसे किसी वाटर जो रिसोर्स है उसके लिए लड़ना चाहिए, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शंस हैं, या आपको जो जिसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
वो आपको फॉलो करना चाहिए, या सेंटर को इंटरव्यूइंग करना चाहिए या नहीं, जो भी आपका व्यू है आप उस पर जो है यू कैन अपना जो ओपिनियन है यू कैन फॉर्म दैट ओपिनियन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक ऑल द 3 स्टेजेस अलॉन्ग। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जैसे अभी प्रीलिम्स 18th को है ना, तो 18 को जो है प्रीलिम्स है, मेक श्योर दैट इफ प्रीलिम्स इज ऑन 18th ऑफ जून 18th ऑफ जून, इससे 60 डेज पहले यू टोटली फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन प्रीलिम्स। इसके लिए आई टेल यू माई स्ट्रैटेजी, व्हाट आई डिड वाज, इससे पहले तक तो आई वॉज टोटली टेकिंग माई प्रिपरेशन इन द इंटीग्रेटेड वे। आई वॉज डूइंग आंसर राइटिंग ऑल्सो, आई वॉज राइटिंग एसेज ऑल्सो एंड एवरीथिंग। बट इन 60 दिनों के लिए व्हाट आई डिड वाज आई बॉट 60 मॉक टेस्ट्स फ्रॉम द फोटोकॉपी शॉप, और हर दिन आई यूज टू सॉल्व 1 टेस्ट पेपर। So when you solve 100 questions on a daily basis on different topics, and it is not important कि वो 100 टेस्ट जो हैं वो फुल मॉक टेस्ट हों, वो सेक्शनल भी हो सकते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पे आपने कर लिया या ज्योग्राफी पे कर लिया, पॉलिटी पे कर लिया। तो आप जब व्हेन यू आर सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस एवरी डे, तो जब तक आप प्रीलिम्स में बैठेंगे आपके पीछे जो एक बैकग्राउंड होगा वो कम से कम 6000 क्वेश्चंस का होगा। तो जब आप मेन पेपर लिख रहे हैं जो अपना प्रीलिम्स का, तो आपने उस टाइम पे अगर आप 100 क्वेश्चन 60 दिन तक रोज़ करेंगे तो 6000 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी उसमें अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट विल नॉट बी अ फैक्टर। तो आपका पेपर, आप ये मेक श्योर है कि ये है कि भाई आपका पेपर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपका नॉलेज है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा जब आप वो 100 क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें जो आपके गलत होंगे यू विल रीड द एक्सप्लेनेशन एंड यू विल अंडरस्टैंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ये 100 क्वेश्चंस हैं, तो चाहे वो कोई भी कोचिंग सेंटर हो, जीएस, कोर विजन, जो एनीथिंग, वो 100 क्वेश्चंस कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग बनाते हैं। तो वो ये इंश्योर करते हैं कि उसमें करंट अफेयर कवर है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हैं, और उसमें जो पैटर्न ऑफ द यूपीएससी कि वो जिस एरिया से वो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस वो भी कवर है। तो जब आपको ये सब ऑलरेडी आपको पूरा टोटली बना बनाया मिल रहा है तो इससे और अच्छा क्या है। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें आप अपना वीकनेस देखिए। जैसे अगर मैं आर्ट एंड कल्चर पे मेरे कम मार्क्स आए तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, तो वो आप अपना सोर्स डिसाइड कर सकते हैं। आप तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या आप ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है तो वो कर लीजिए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आई फॉलोड दिस स्ट्रेटजी एंड आई गॉट 126 मार्क्स इन पेपर 1, और पेपर 2 जो सीसेट जो है, जो तो क्वालिफाइंग है, उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा खास। अगर आप इफ़ यू आर हैव थोड़ा बहुत भी अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश आता है 10th और 12th लेवल, तो वो आप आराम से यू विल सेल थ्रू इट, उसमें देयर इज़ नो प्रॉब्लम। Next thing I'll like to talk about is how to choose your optional। तो ये ऑप्शनल जो है ना, पहले तो you have to understand why is there an optional in UPSC। क्यों है ऑप्शनल भाई? जब सारी जॉब्स, if you read the job description of all the jobs in UPSC, तो most of the jobs are related to administration। तो यूपीएससी ये क्यों बोलता है कि भाई आप चाहे हिंदी लिटरेचर से दे दीजिए, या मैथ्स से दे दीजिए, फिजिक्स से दे दीजिए, ज्योग्राफी से दे दीजिए। इसकी जगह बेटर तो ये है कि एक आप एक सब्जेक्ट दे दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, उस पर सबको आप जज कीजिए, जब आपको काम ही वो करना है। सो आई थिंक, लेकिन यूपीएससी बोलता है कि भाई यू हैव द लिबर्टी टू चूज़ योर ओन सब्जेक्ट, एंड आप उससे आइए, पेपर दीजिए, एंड जो है आप परफॉर्म कीजिए, एंड यू गेट सिलेक्टेड। सो द मेन रीज़न बिहाइंड इज दैट यूपीएससी वांट्स पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। यूपीएससी वांट्स डॉक्टर्स, यूपीएससी वांट्स इंजीनियर्स, यूपीएससी वांट्स जो ह्यूमैनिटीज़ से जो ग्रेजुएट्स होते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल बैकग्राउंड से जो है यूपीएससी वुड लाइक टू हैव पीपल फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि जो आप ऑप्शनल चूज कर रहे हैं वो इट शुड बी योर सेफ हाउस। आप समझ रहे हैं?
जो ऑप्शनल आपका है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। वो GS2 या GS3 की तरह नहीं होना चाहिए कि बस किसी तरह बच के निकल जाए कि ठीक है न्यूज़ पढ़ लिया, याद कर लिया और उसके बाद बस एवरेज मार्क्स भी आ जाएं, वेल एंड गुड। ऑप्शनल आपका ऐसा होना चाहिए कि यू हैव टू बी द बेस्ट इन इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट उसमें यू आर डूइंग कम से कम आप 250 प्लस मार्क्स उसमें अगर आप अर्न करेंगे तब जाके वो आपको हेल्प करेगा। तो जितना आप आपकी जो डेफिशिएंसी रह जाती है प्रिपरेशन में, जैसे कई लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री पसंद नहीं होती, कई लोगों को पॉलिटी में दिक्कत होती है, कई लोगों को एथिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो माई एडवाइस टू यू इज़ कि आप इस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करिए, अपना ऑप्शनल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि बस जो है कि आप पूरा जो गेम है वो अपने ऑप्शनल पे खेल जाएं। और तो इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द राइट ऑप्शनल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक फॉर इंस्टेंस। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देयर इज़ सिलेबस बहुत कम है और उसमें जो समझने की जो आपको एफर्ट डालना पड़ता है वो भी शायद कम है, क्योंकि वो बहुत कॉमन टर्म्स हैं और इट्स वेरी इजी जहाँ तक मैंने सुना है। तो इट टेक्स अराउंड 5 to 6 months टू कंप्लीट दैट पेपर, कंप्लीट दैट सब्जेक्ट एंड उसमें काफ़ी लोग लेते हैं इसे। ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स इज़ समथिंग जिसमें यू हैव टू पुट इन एटलीस्ट 10 to 12 months, तब जाके तो वो आपका एक बार ख़त्म होगा पूरे, जब आप समझेंगे उसे। उसके बाद फिर रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बात आई थिंक इज़ एप्लीकेबल टू फिजिक्स ऑल्सो और एनी अदर इंजीनियरिंग और साइंस ऑप्शन। तो अब अगर मैं एक लेमैन व्यू से देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन ईजी ऑप्शनल और मैथ्स इज़ एन टफ ऑप्शनल। अब प्रॉब्लम इज़ कि यूपीएससी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर कोई चीज़ आसान है तो वो आपके लिए तो आसान है ही है, लेकिन सबके लिए भी तो आसान है। तो जब वो सबके लिए आसान है तो उसमें अगर आपको अपना परफॉर्मेंस हाईलाइट करना है या आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। आप जनरल टर्म्स नहीं लिख सकते एग्जाम में। अगर आप ज्योग्राफी या पॉबेट ले रहे हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जो आपकी जो जीएस वाली नॉलेज है वो आप उसमें लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें यू हैव टू रीड मोर बुक्स, यू हैव टू मेमोराइज मोर थिंग्स, ताकि आपका ऑप्शनल जो आपके आंसर्स हैं वो एकदम अलग से एग्जामिनर को वो इम्प्रेस करें। तो इसमें यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा इफ़ समथिंग इज़ ईजी तो इट इज़ ईजी फॉर एवरीवन। आई वाज जब मैं अपना ऑप्शन चूज़ कर रहा था तो आई सॉ रिपोर्ट फ्रॉम यूपीएससी। तो उसमें ये था कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रोट मेंस विद ऑप्शनल्स, तो उसमें उनके मार्क्स वो उनके नंबर्स थे। तो आई सॉ दैट विद ज्योग्राफी एंड पॉबेट देयर वर अराउंड 3500 पीपल, जिनमें से कुछ 300 वर रिकमेंडेड फॉर द जॉब्स। जो फाइनल लिस्ट में दे वर अबाउट 300 पीपल। और मैथ्स से थे कुछ अबाउट 350 पीपल, जिसमें से सिर्फ 25 और 30 वर रिकमेंडेड। तो ठीक है, पास परसेंटेज तो अबाउट 10% है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक ही सब पेपर को कुछ 3,500 लोग लिख रहे हैं तो उसमें इस बात की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि उसमें जो अच्छे लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप समझ रहे हैं? जब 3,500 लोग एक पेपर लिख रहे हैं तो उसमें वो लोग भी होंगे जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी या पॉबेट होगा, या उनका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी वही होगा। उसमें इंजीनियर्स भी होंगे, IITians भी होंगे जो ये सब्जेक्ट लेके लिख रहे हैं। तो इससे अगर आप अच्छा एफर्ट नहीं डालेंगे तो आप एवरेज रह जाएंगे। एट द सेम टाइम जब लोग ही मैथ्स में सिर्फ 350 लोग लिख रहे हैं, अगर आप ठीक ठाक प्रिपरेशन करके भी जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ठीक मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे अब एक ऑप्शनल मैंने देखा था मेडिकल साइंस, तो वो तो सब नहीं ले सकते, तो वो तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होता है, लेकिन उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं लोगों के, मतलब उसमें एवरेज ही 300 प्लस है। तो वो इसलिए क्योंकि वो बहुत कम लोग ही लेते हैं, तो उसमें स्टैंड आउट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए
जब आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट एडवाइस इज़ कि मेक श्योर दैट यू हैव रेड इट इन योर पास्ट ईयर्स। या तो वो आपने ग्रेजुएशन में किया हो या आपने उस पर कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हो, तो वो बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा। तो और आई एम नॉट अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल्स, अगर आपको लेने हैं, बट मेक श्योर दैट यू हैव इंटरेस्ट इन इट। तो आपको बिल्कुल वो, अगर आप जैसे पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा लगना चाहिए, अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना या फॉलो करना, या इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम और ये सब चीज़ें। ज्योग्राफी ले रहे हैं तो आपको उसमें वो अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए, अच्छा ये सब चीज़ें। नहीं तो इट्स ऑलवेज सेफ टू टेक द ऑप्शनल जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। आई टू मैथमेटिक्स बिकॉज सबसे पहली चीज़ कि इसमें आपको मटेरियल अवेलेबल है, अच्छा कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है। दूसरा, स्कोर्स बहुत अच्छे होते हैं। इस बार जो मैथमेटिक्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आई थिंक इट इज़ 356 आउट ऑफ 500। जब इतने ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो बहुत आपकी हेल्प करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स को कवर, बाकी सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स को आपको कवर करने के लिए। तो आप इस पर सोचिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो पीपल हैं उनको बहुत डाउट्स होते हैं कि कौन सा ऑप्शन लें, तो आप अगर अपना इंजीनियरिंग ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मैथ्स और ये फिज़िक्स देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपका जो एक डाउट है रिलेटेड टू ऑप्शनल इज क्लियर्ड। नेक्स्ट थिंग इज आई वांट टू टॉक अबाउट इज टाइम मैनेजमेंट। सो ये बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुक्स एंड ये सब चीज़ें, बिकॉज आई थिंक ये तो आप कहीं से भी फॉलो कीजिए, अगर आप पूरे रिलीजियसली उसे फॉलो कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। जो बेस बुक्स हैं वो सबके लिए सेम है। आपको ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा पढ़नी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो ये सब आपके लिए इट इज़ सेम फॉर ऑल, मटेरियल इज सेम। कुछ भी फॉलो कर रहे हैं उसको आप ढंग से फॉलो कीजिए, मेक योर ओन नोट्स। तो सो आई टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत प्रॉब्लम आता है इसमें। सबसे पहले व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लियर गोल, और आपका डिसीजन क्लियर होना चाहिए कि आज से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और अब मैं प्रिपरेशन ही करूँगा। तो स्टॉप ऑल इररेलेवेंट एक्टिविटीज़। अपने माइंड में पुट अ फिल्टर, एक स्विच लगा लीजिए। उस स्विच में आपको जब भी कोई एक्टिविटी करें तो उसको ये असेस कर लीजिए कि क्या ये एक्टिविटी मुझे यूपीएससी के जो मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आना है उसकी तरफ लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी। अगर हाँ लेके जाएगी, कंटिन्यू दैट, कंटिन्यू डूइंग दैट, और अगर नहीं, स्टॉप डूइंग दैट। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। क्या फेसबुक पे लॉगिन करके और अपने फ्रेंड्स को लाइक कमेंट करके यूपीएससी में आपको फ़ायदा होने वाला है? ऑब्वियसली नॉट, स्टॉप डूइंग दैट। और भी व्हाट्सएप पे या इधर उधर कोई ग्रुप्स ज्वाइन करके डिस्कशन करने पे 2-2 3-3 घंटे आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, स्टॉप डूइंग दैट। मूवीज़ देखने से, पार्टी करने से, तो ये सब चीज़ें आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू आर डिटर्म्ड कि आपको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हैव टू गेट थ्रू, सो यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस। तो आपको पूरा जो, चाहे आप 10 घंटे पढ़ें एक दिन में, लेकिन फॉर द एंटायर 24 आवर्स मेक श्योर दैट ओनली यूपीएससी इज ऑन योर माइंड। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अच्छा आज ये न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था और आज ये मुझे ख़त्म करना है, मेरा प्लान ये है, इन दिस वीक आई हैव टू कंप्लीट दैट एंड नेक्स्ट मंथ मुझे ये कंप्लीट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें जो जितनी भी आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो सब चीज़ें आप स्टॉप कर दीजिए। अब जैसे व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, आई केप्ट माय फ़ोन 2 रूम्स अवे फ्रॉम द प्लेस आई यूज्ड टू स्टडी। तो उसमें, क्योंकि इनिशियली फ़ोन से दूर जाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो जब आप इसको धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका हैबिट हो गया है। तो आपका जो अटैचमेंट है विद योर फेसबुक अकाउंट और योर फ़ोन और द थिंग्स विच यू
यू नो यू लाइक, वो सब आपसे आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है टाइम वेस्ट है। हाँ, बाकी अगर सोशल मीडिया पे आप इसलिए हैं कि यू यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, या आप कुछ रेलिवेंट मटेरियल आपको मिलता है, या आपको कहीं से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलता है, या कोई आपको किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन से जो आपकी हेल्प कर रहा है यूपीएससी में, वो आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे, तो इट्स वेल एंड गुड। बट उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। और एक चीज़ और कि जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप आंसर राइटिंग के लिए बात करते हैं, तो डू नॉट वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, बिकॉज इन यूपीएससी कंप्लीट सिलेबस इज़ अ मिथ। मतलब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है कंप्लीट सिलेबस। मतलब आपको ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने यूपीएससी का सिलेबस पूरा ख़त्म किया हो। तो इवन इफ़ यू रीड वन बुक, टू बुक्स, या अगर आपने एक सब्जेक्ट पे एक बुक पढ़ लिया है, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न इंडिया पे आपने एक या तो स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है, या आपने एक एनसीईआरटी ख़त्म कर लिया है, वेरी गुड, गो फॉर आंसर राइटिंग। किसी मॉक पे जाइए, मॉक टेस्ट आप जैसे स्कोर पे जा सकते हैं, यू गो एंड राइट द मॉक आंसर। ठीक है, आप चाहे 20 में से 12 सवाल भी कर पा रहे हैं, लेकिन उन 12 में आप अपना परफॉर्मेंस देखिए, और वो जो 8 हैं इट विल एड अप टू योर क्यूरियोसिटी कि इनके आंसर्स मुझे चाहिए कहीं से, तो फिर आपको समझ में आएगा मुझे और एक्स्ट्रा मटेरियल कौन सा रेफ़र करना है। तो do not wait for completion of your syllabus. I started answer writing in February 2016। तो तब तो मैं बस सिर्फ एक ही बार सारी बुक्स पढ़ पाया था, लेकिन आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग। तो इनिशियली तो माई स्कोर वॉज वेरी पुअर, बट धीरे धीरे उनसे सीख कर आई इम्प्रूव माई स्कोर। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके पास बेनिफिट रहेगा सब। और जैसे अभी प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स जब 18 को है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दे वेट फॉर द रिजल्ट कि भाई प्रीलिम्स निकलेगा देन आई विल स्टार्ट फॉर मेंस। बिल्कुल नहीं। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो 18 को जब 5 बजे पेपर ख़त्म हो जाता है, तो टेक ब्रेक ऑन दैट डे ओनली। अगले 19 तारीख से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आंसर राइटिंग शुरू कीजिए अगर आपने नहीं की है तो। प्रीलिम्स के बाद टिल मेंस जो 4 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। आई रोट अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी डे विदाउट फेल फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस। और इसके लिए आई यूज्ड डिफरेंट सोर्सेज, लाइक जैसे जीएस स्कोर के टेस्ट पेपर्स हो जाते थे, और बहुत सारी साइट्स हैं इंटरनेट पे, इनसाइट है, और देयर मैनी साइट जहाँ पे आपको बहुत रेलिवेंट और गुड क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो आप जो है वहाँ से लेके यू कैन राइट आंसर्स ऑन दैट। तो बिल्कुल आपको यू डू नॉट हैव टू वेट, या बिल्कुल उस फ्री मोड में मत आ जाना। प्री के बाद एक हफ्ता ही है, उसके बाद ये मत कि नहीं अब बहुत पढ़ लिया थोड़ा चिल करेंगे, ऐसा नहीं है। उसी दिन से या नेक्स्ट दिन से स्टार्ट आंसर राइटिंग, क्योंकि व्हेन यू गेट सिलेक्टेड यू हैव ऑल द फ्री टाइम इन द वर्ल्ड। तो आप तब सब कुछ कर सकते हैं। तो सब कुछ तब हॉल्ट पे डाल दीजिए, एवरी योर योर लाइकनेस और सारी एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद है वो तब तक हॉल्ट पे डाल दीजिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो प्री के बाद एकदम से आप बिल्कुल उस मोड पे आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि दिस प्रोसेस, दिस एंटायर प्रिपरेशन प्रोसेस इज़ नॉट अबाउट परफॉर्मिंग ऑन अ सिंगल डे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आपका दिन अच्छा रहा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा ईयर लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे आपको प्री में भी अच्छा करना पड़ेगा, फिर जो वो आपके मेंस के जो वो 5 दिन होते हैं, हर दिन 2 पेपर, उन सब में अच्छा करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू में अच्छा करना पड़ेगा। तो इसमें मेक श्योर दैट यू आर इन द मोड वो पूरे 1 साल तक। आप उसको, वो जो आपका मोमेंटम है उसको ना छोड़ें कभी। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 हफ्ते की छुट्टी ले लें, या चाहे साल भर का प्रोसेस है, लेकिन वो आप उसको इस तरीके से लें कि आपका पेपर अगले महीने ही है, समझ रहे।
अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि नहीं मुझे तो नेक्स्ट मंथ ही यू हैव टू परफॉर्म, तो आप उस सीरियस मोड पे रहेंगे और यू विल परफॉर्म वेल. Another thing is to learn from your mistakes. It is very very important. I'll tell you my story. जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट लिखा था तो आई गॉट वेरी लेस मार्क्स. क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर. ठीक है, देन आई वर्कड अपॉन इट, देन आई इम्प्रूव्ड माई स्पीड एंड आई कंप्लीटेड द पेपर. देन आई गॉट डिसेंट मार्क्स, बट आई वॉन्टेड मोर. फिर मुझे समझ में आया कि यू नो आई ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स. Initially I used to write in paragraphs, so I thought that let's try to write in points. When I wrote in points and with headings and relevant subheadings, I got +5 marks. Okay, so then I thought that okay, let's increase the score to another level. So I tried underlining. आप समझ रहे हैं? तो जब फिर अंडरलाइन किया तो स्कोर और अच्छा हुआ. तो पॉइंट इज़ कि जब भी आप एक टेस्ट लिख रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए है या आपका मेंस के लिए है, तो उससे आप कुछ आउटपुट लेके निकलें, उसको वेस्ट ना कीजिए. उसको ऐसा नहीं है कि बस आपने दे दिया 100 क्वेश्चन आंसर कर दिए या आपने 20 क्वेश्चन आंसर कर दिए और उसको आप भूल गए. यू हैव टू टेक समथिंग आउट ऑफ दैट. जैसे कि ठीक है मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है या मेरा आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है. जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं जब, तो अगर आपका स्कोर कम है तो आप कंसल्ट विद द रेलिवेंट फैकल्टी, उनसे आप बात करें तो वो आपको बताएंगे कि नहीं यहाँ पे आपकी थोड़ी गलती है या आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है. उसको आप अच्छा करें, अगले टेस्ट में उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर देखें क्या स्कोर अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, क्या आपका असेसमेंट है. अपना सेल्फ असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर दैट यू असेस योर सेल्फ पीरियोडिकली, ताकि आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज करें. तो इससे आपका जो है स्कोर, तो जो एक लैडर है ना, आप उस पर चढ़ते जाएंगे एंड दैट लैडर विल गेट यू क्लोज टू योर ड्रीम्स. जो आपका यूपीएससी का फाइनल लिस्ट में आना है तो वो आपका धीरे धीरे हो जाएगा. इसमें फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा ऊंचा जाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. ऐसा नहीं है कि आप मेन से 1 महीना पहले आंसर राइटिंग करेंगे तो आप सब कुछ उसमें ट्राई भी कर लेंगे और सब कुछ आप इम्प्रूव भी कर जाएंगे. तो अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे यू विल हैव द टाइम टू इम्प्रोवाइज, यू विल हैव द टाइम टू कंसल्ट टू ये सब जो बहुत सारे जो टॉपर्स के जो स्ट्रैटेजी आप उसको फॉलो करके देखिए. जो आपके लिए काम करे वो वेल एंड गुड एंड स्टिक टू इट. सो ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन. अगर आपका स्ट्रैटेजी ठीक है, अगर आपका जो 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 हम बोलते हैं जैसे स्मार्ट वर्क बोला जाता है, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो 1 साल में आपका मतलब होना बहुत प्लॉजिबल है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड यू आर हैविंग योर प्रीलिम्स in the next week and best of luck for that. And feel free to reach me for any doubts for optional or any other relevant thing. ये मेरा email ID है. So I will try my best to answer all your questions.